2020, एक ऐसा साल जिसे शायद दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। रोड्स खाली, एयरपोर्ट्स बंद, स्कूल्स बंद, हॉस्पिटल्स भर गए। एक छोटा सा वायरस पूरे प्लेनेट को रोक चुका था। उस वक्त रेस सिर्फ वैक्सीन बनाने की नहीं थी, रेस थी उस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की। इमेजिन करो, एक छोटा आइलैंड नेशन, पॉपुलेशन कम, रिसोर्सेज कम, हर दिन हॉस्पिटल के बाहर लाइन बढ़ रही है, डॉक्टर्स थक चुके हैं, लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हेल्प कब आएगी। और फिर एक कार्गो प्लेन लैंड करता है, उसमें मेडिसिन है, वैक्सीन है, मेडिकल सप्लाईज है। उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेशनैलिटी नहीं होती, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उम्मीद। कोविड के टाइम हम सबके घर में एक साइंटिस्ट ज़रूर था। हल्दी वाला दूध पियो, काढ़ा पियो, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड 17 लोगों को भेजो। लेकिन असली दुनिया में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, नर्सेस और हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात काम कर रहे थे। पैंडेमिक के दौरान इंडिया ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कई देशों को वैक्सीन और मेडिकल सप्लाईज भेजने का इनिशिएटिव शुरू किया, जिसे दुनिया ने वैक्सीन मैत्री के नाम से जाना। इससे हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी एक कंट्री की ग्लोबल इमेज का हिस्सा बन सकती है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, अगर मुश्किल वक्त में कोई दोस्त तुम्हारी हेल्प करे तो क्या तुम उसे याद रखोगे? मोस्ट लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल। कंट्रीज के बीच भी ट्रस्ट इसी तरह धीरे धीरे बनता है। सॉफ्ट पावर सिर्फ योगा नहीं, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, सिर्फ फूड नहीं, कभी कभी एक डॉक्टर, एक पायलट, एक रेस्क्यू वर्कर, एक मेडिसिन का बॉक्स और एक हेल्पिंग हैंड भी दुनिया का नजरिया बदल सकती है। यही वजह है कि ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी को कई एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस का इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 तुर्की और सीरिया, एक भयंकर अर्थक्वेक, हजारों बिल्डिंग्स गिर गई, हजारों लोग मलबे के नीचे फंस गए। हर मिनट कीमती था और उस वक्त इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त के तहत सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स, मेडिकल स्टाफ, फील्ड हॉस्पिटल्स और रिलीफ मटेरियल भेजा। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं थी, ग्राउंड पर लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह अलग अलग सालों में नेपाल अर्थक्वेक, म्यांमार रिलीफ एफर्ट्स और यूक्रेन, सूडान और यमन जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन से इवैक्यूएशन मिशंस में भी इंडिया ने अपने और कई बार दूसरे देशों के लोगों को निकालने में योगदान दिया। और हाल ही में वेनेजुएला में आए अर्थक्वेक में इंडिया रिलीफ मिशंस लॉन्च करके लोगों की मदद कर रहा है अंडर ऑपरेशन एमिस्ताद। सोचो, मलबे के नीचे फंसा एक बच्चा, उसे फर्क नहीं पड़ता रेस्क्यू टीम किस लैंग्वेज में बात करती है, उससे सिर्फ इतना पता होता है कोई आया है। और कभी कभी इंसानियत की सबसे बड़ी लैंग्वेज मदद होती है। लेकिन अगर इंडिया इतना सब कर रहा है तो फिर दुनिया हमेशा ये स्टोरीज क्यों नहीं सुनती? शायद क्योंकि गुड न्यूज़ स्लो ट्रैवल करती है और ड्रामेटिक न्यूज़ बहुत तेज। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन मिशंस नैरेटिव का सिर्फ एक चैप्टर है। अब बात होगी उस चीज़ की जो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आती है, टूरिज्म। एक सवाल, अगर किसी फॉरेन टूरिस्ट ने तुमसे पूछा व्हाई शुड आई विजिट इंडिया, तो तुम क्या जवाब दोगे? ताजमहल, गोवा, केरला, हिमालयास, फूड, योगा, फेस्टिवल्स? सच बताऊं, ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। इंडिया में ट्रैवल प्लान बनाना नेटफ्लिक्स चूज करने जैसा है। इतने ऑप्शंस होते हैं कि आधा टाइम डिसाइड करने में ही निकल जाता है कि माउंटेन्स चले, नहीं यार बीच चलते, बीच छोड़ो वाइल्ड लाइफ देखते हैं, अरे राजस्थान चलते हैं। एक ट्रिप और इतनी कंफ्यूजन। सोचो कितने कंट्रीज है जहां तुम सुबह स्नो देखते हो, 2 दिन बाद स्कूबा डाइविंग, फिर रेन फॉरेस्ट और फिर डेजर्ट। और डेजर्ट भी सॉल्ट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। इंडिया की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है। और सिर्फ नेचर ही नहीं, हिस्ट्री भी, कल्चर भी, फूड भी, म्यूजिक भी, लैंग्वेजेस भी, हर कुछ किलोमीटर्स बदलते ही बदल जाता है। कई इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जब इंडिया आते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा सरप्राइज एक मॉन्यूमेंट से नहीं, लोगों से होता है। एक चाय वाला, एक टैक्सी ड्राइवर, एक लोकल गाइड, एक फैमिली जो बिना जाने खाना ऑफर कर देती है। हर एक्सपीरियंस परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कई ट्रैवलर्स अपनी जर्नी के बाद कहते हैं इंडिया सरप्राइज मी इन वेज आई नेवर एक्सपेक्टेड। इमेजिन करो, एक टूरिस्ट सिर्फ इंटरनेट देखकर इंडिया के बारे में ओपिनियन बना लेता है। उसे लगता है इंडिया सिर्फ ट्रैफिक है, सिर्फ क्राउड है, सिर्फ केओस है। फिर वो इंडिया आता है, सुबह वाराणसी के घाट्स पर सूरज उगते देखता है, लद्दाख के आसमान में लाखों तारे देखता है, केरला में हाउस बोट पर शाम गुजारता है, राजस्थान के फोर्ट के ऊपर सनसेट देखता है,
और वापस जाकर बोलता है इंटरनेट ने मुझे सिर्फ आधी कहानी दिखाई थी। अगर किसी कंट्री के पास इतना कल्चर, इतनी हिस्ट्री, इतनी डाइवर्सिटी और इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो क्या सिर्फ उन चीज़ों का होना ही काफ़ी है, या उनकी कहानी भी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए? हर साल कंट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है अपनी इमेज इंप्रूव करने के लिए। टूरिज्म कैंपेन्स, फिल्म फेस्टिवल्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्टूडेंट एक्सचेंज, कल्चर फेस्टिवल्स, क्योंकि लोग पहले स्टोरी देखते हैं फिर डेस्टिनेशन चूज करते हैं। इसीलिए इमेज सिर्फ रेपुटेशन नहीं होती, एक इकोनॉमिक एसेट भी होती है। वैसे इंडियन फूड भी नैरेटिव वॉरफेयर जीत सकता है। एक फॉरेनर को बोलो थोड़ा सा स्पाइसी है, और अगले ही सेकंड उसकी आंखों से आंसू, नाक से पानी, और वो बोल रहा होगा वाटर, प्लीज प्लीज वाटर। टूरिज्म सिर्फ फोटोज लेने का नाम नहीं है। एक टूरिस्ट अपने साथ स्टोरीज लेकर जाता है, एक स्टूडेंट अपने साथ एक्सपीरियंसेस लेकर जाता है, एक एंटरप्रेन्योर अपने साथ बिजनेस रिलेशनशिप्स लेकर जाता है। कभी कभी एक पॉजिटिव पर्सनल एक्सपीरियंस 100 हेडलाइन से ज़्यादा पावरफुल होता है। इंडिया को समझना एक दिन का काम नहीं है, एक ट्रिप का भी नहीं। ये एक कॉन्वर्सेशन है। जितना देखोगे उतना नया मिलेगा, जितना समझोगे उतना रियलाइज करोगे कि इस देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसका पास नहीं, उसके लोग हैं। लेकिन एक कंट्री अपनी कहानी अकेले नहीं लिख सकती। गवर्नमेंट, मीडिया, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और तुम, हाँ तुम भी। आज स्मार्टफोन के ज़माने में हर इंसान एक स्टोरी टेलर है। हर पोस्ट, हर रील, हर व्लॉग एक नैरेटिव बनाता है। सवाल ये नहीं है कि कहानी कौन लिख रहा है, सवाल ये है हम किस तरह की कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। हर जनरेशन अपनी एक अलग बैटल लड़ती है। एक वक्त था जब जंग तलवारों से जीती जाती थी, फिर बंदूकों से, फिर इकोनॉमी से, और आज इंफॉर्मेशन से। लेकिन इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ ज़्यादा डेटा नहीं होता, मतलब है कौन सी कहानी सबसे पहले सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। वैसे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप याद है? एक अंकल मैसेज भेजते हैं, फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। 10 मिनट बाद पूरा परिवार उस पर डिस्कशन कर रहा होता है। एक मैसेज कितनी जल्दी ट्रैवल करता है। अब इमेजिन करो जब सोशल मीडिया पर करोड़ ऑफ लोग एक ही वक्त में स्टोरी शेयर करते हैं। आज हर इंसान के पॉकेट में एक मीडिया स्टूडियो है, एक कैमरा, एक एडिटिंग मशीन, एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन और एक ऑडियंस। मतलब नैरेटिव सिर्फ गवर्नमेंट्स या टीवी चैनल्स नहीं बनाते, क्रिएटर्स, ट्रैवलर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, एथलीट्स, बिजनेसेस और आम लोग भी रोज उस नैरेटिव का हिस्सा बनते हैं। सोचो, एक टूरिस्ट इंडिया आता है, एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकता है, ओनर उससे चाय पिलाता है, बातें करता है, फोटो खींचती है, टूरिस्ट एक रील अपलोड करता है, 2 मिलियन लोग देख लेते हैं। कभी कभी एक जेन्युइन पर्सनल एक्सपीरियंस करोड़ की एडवर्टाइजिंग कैंपेन से भी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ सकता है। एक गांव में 2 कहानी सुनाने वाले रहते थे। पहला बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था, दूसरा शांति से, लेकिन सच बोलता था। शुरू में लोग पहले वाले के पास गए क्योंकि आवाज़ ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे लोग दूसरे के पास लौटने लगे। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट टाइम लेता है, लेकिन जब बन जाता है तो बहुत मजबूत हो जाता है। कंट्रीज के साथ भी यही होता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कल तुम किसी फॉरेन दोस्त से मिलो और वो इंडिया के बारे में सिर्फ एक ही एंगल जानता हो, तो तुम क्या करोगे? उससे आर्ग्यू करोगे या उसे पूरी कहानी सुनने के लिए इनवाइट करोगे? कभी कभी कॉन्वर्सेशन आर्गुमेंट से ज़्यादा पावरफुल होती है। इंडिया की कहानी सिर्फ 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन की कहानी नहीं है, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री की कहानी नहीं है, सिर्फ इसरो की कहानी नहीं, सिर्फ योगा, बॉलीवुड, क्रिकेट या फेस्टिवल्स की कहानी भी नहीं, और सिर्फ चैलेंजेस की कहानी भी नहीं। इंडिया कॉन्ट्रास्ट की कहानी है। एक ऐसा देश जहां पुराने मंदिर के पास एआई स्टार्टअप खड़ा हो सकता है, जहां एक फार्मर डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है, जहां एक साइंटिस्ट मार्स मिशन पर काम करता है और एक रेस्क्यू वर्कर हज़ारों किलोमीटर दूर किसी और देश में किसी अनजान इंसान की जान बचाने की कोशिश करता है। ये सब एक ही कहानी की अलग अलग चैप्टर्स है। और हाँ, अगर कोई बोले मैंने इंडिया को एक वायरल रील में देख लिया, मुझे सब पता है, तो उसे प्यार से बोलना, भाई ट्रेलर देखकर पूरी मूवी का रिव्यू मत लिख। हर देश हर इंसान की तरह सीखता है, बदलता है, गलतियाँ करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इंडिया भी इसी जर्नी पर है। इस जर्नी में अचीवमेंट्स भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे, क्रिटिसिज्म भी, सेलिब्रेशंस भी होंगे, और शायद यही किसी भी लिविंग डेमोक्रेसी और ग्रोइंग सोसाइटी की पहचान है। सवाल ये नहीं है क्या इंडिया नैरेटिव वॉर हार रहा है, सवाल ये है क्या हम सब मिलकर एक ज़्यादा कंप्लीट, ऑनेस्ट
और बैलेंस कहानी सुना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अचीवमेंट्स को इग्नोर करना गलत होगा और दूसरी तरफ चैलेंजेस को इग्नोर करना भी। सच दोनों के बीच में मिलता है और वही सच सबसे मजबूत नैरेटिव बन सकता है। बॉर्डर्स मैप पर बनते हैं, लेकिन रेपुटेशन लोगों के दिमाग में, और रेपुटेशन एक दिन में नहीं बनती। वो बनती है साइंस से, कल्चर से, काइंडनेस से, इनोवेशन से, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म से और उन करोड्स ऑफ लोगों से जो हर दिन अपना काम ईमानदारी से करते हैं। हो सकता है 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी रेस सिर्फ इकोनॉमी की ना हो, सिर्फ मिलिट्री की ना हो, सिर्फ टेक्नोलॉजी की भी ना हो सकता है सबसे बड़ी रेस हो ट्रस्ट की, और ट्रस्ट ना खरीदा जा सकता है, ना ज़बरदस्ती से जीता जा सकता है। ट्रस्ट हर दिन कमाया जाता है। इफ दिस डॉक्यूमेंट्री मेड यू थिंक, नॉट जस्ट रिएक्ट, share it with someone who loves asking difficult questions, because the strongest nations don't just build rockets, roads or economies, they build understanding. Jai Hind.